नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है आज। सीएम योगी विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए निकले हैं। बुरहानपुर पीएसी में बने बैरक का निरीक्षण किया है। सुबह 9:40 पर हेलीपैड पुलिस लाइन वाराणसी से रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर हेलीपैड लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो शाम 4 बजे लखनऊ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कॉल्वेंट तालकुदार कॉलेज लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन है। शाम 5:30 बजे डिवाइन धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाराबंकी का उद्घाटन कार्यक्रम है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल विराट खंड गोमती नगर लखनऊ में कार्यक्रम है। तो 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मार्च को आगमन होने वाला है काशी का, और इसी के लिए तैयारियों को बारीकी से परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हुए हैं। और आज दौरे के दूसरे दिन भी वो तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे काशीवासियों को। ऐसे में जो परियोजनाएं हैं उनको बारीकी से निरीक्षण करने के लिए ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तैयारियों को उन्होंने परखा है और आज वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां लखनऊ से भी वो बड़ी सौगात आज देंगे। लखनऊ वासियों को भी बड़ी परियोजनाओं का उनको शिलान्यास और लोकार्पण करना है। बुरहानपुर पीएसी में बने बैरक का निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो सुबह 9:40 पर हेलीपैड पुलिस लाइन वाराणसी से रवाना होंगे और इसी के साथ 10:50 पर हेलीपैड लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अपने दौरे के दूसरे दिन तमाम जो तैयारियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनको निपटाते हुए वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है तैयारियों को परख रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले काशी में, और उसके बाद आज लखनऊ वो वापस लौटेंगे, वहां पर भी उनके बड़े कार्यक्रम है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस का 2 दिवसीय दौरा किया है और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ परियोजनाओं की समीक्षा भी की है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसका व्यापक पैमाने पर जनता तक पहुंचाया जाए। उसके अलावा वाराणसी के अंदर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के दौरे पर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि वाराणसी की जनता को स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो तत्काल प्रभाव से उसको उचित व्यवस्था और इलाज मुहैया कराया जाए। उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रांगण के बाहर जितने भी पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उनकी गिनती कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। साथ ही साथ वाराणसी नगर निगम को भी निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण दौरा है। 18,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को शिलान्यास और उनको जनता को समर्पित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दौरा किया है और निर्देश जारी किए हैं कि जहां कहीं भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:50 पर लखनऊ वापस लौटेंगे। और लखनऊ के अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो काल्विन तालुकेदार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 1449 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई विधायक और मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ दौरों के लिए जाने जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, जिस तरीके से बनारस में उन्होंने बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी अव्यवस्थाओं का दौर है उसको ठीक कर लिया जाए। अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं और खास तौर पर जब आज वो लखनऊ लौटेंगे तो एक और जहां बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो उसको लेकर भी वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं कि 72 घंटों के ऐलान के बाद क्या कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और जहां कहीं भी तोड़फोड़ की गई है वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की गई, उन तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे के बाद वाराणसी से लखनऊ 10:50 पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और उनके कार्यक्रमों का क्या समय बताया जा रहा है नीलेश, और कितनी देर का करीब ये कार्यक्रम रहेगा? देखिए, काल्विन तालुकेदार कॉलेज के
मैदान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जा रही हैं, करीब 352 ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। जिसमें पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो 4700 आवासों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 3 ऐसे ग्रीन कॉरिडोर हैं, उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। लखनऊ का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर सड़कों को दुरुस्त करके उनको दोबारा से बेहतर बनाया गया है, उन सड़कों का भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ लखनऊ के करीब आधा दर्जन ऐसे थाने हैं, चाहे हम कैसरबाग की बात करें, शहादतगंज की बात करें, नगराम की बात करें, मोहान की बात करें, तो इन तमाम थानों में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए हॉस्टल के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा राजधानी की जनता को समय पर जो है पुलिसिंग की बेहतर व्यवस्था मिल सके, साथ ही साथ जो विवेचना है वो समय पर सुचारू रूप से हो सके, उसको लेकर जो विवेचक कक्ष हैं उनका भी आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। उसके अलावा गोमती नगर में एक अस्पताल में एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वाराणसी के दौरे के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटेंगे तो उसके बाद एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप लगातार क्योंकि बड़े कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के, उन पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां होली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह है आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय रक्षा मंत्री का ये खास दौरा है और इस दौरे के दौरान होली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में आज वो शिरकत करेंगे और भी कई बड़े अन्य कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और भी कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो तमाम विशेष तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की जा चुकी हैं। 2 दिवसीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा और आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम। संभल के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे का मामला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। दुखद ये हादसा और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। लखनऊ से अब खबर, भाषा विश्वविद्यालय में जुमे की नमाज बंद कराने का विवाद गहराया है। जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के परिसर में होने वाली नमाज पर विवाद। कैंपस में जुमे की नमाज न होने पर छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय में जुमे को होने वाली नमाज दोबारा शुरू कराई जाए, छात्रों की ये मांग है और इसको लेकर ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जहां विश्वविद्यालय में जुमे को होने वाली नमाज दोबारा शुरू कराई जाए, ये मांग है छात्रों की। भाषा विश्वविद्यालय में जुमे की नमाज बंद कराने का विवाद एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के परिसर में होने वाली नमाज पर विवाद है। कैंपस में जुमे की नमाज न होने पर छात्रों ने कुलपति को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और उनकी बड़ी मांग है कि विश्वविद्यालय में जुमे को होने वाली नमाज दोबारा से शुरू कराई जाए। इसको लेकर निर्देश दिए गए थे और जुमे की नमाज पर पाबंदी लगी थी, लेकिन एक बार फिर से छात्रों की ये मांग है कि जुमे की नमाज उन्हें विश्वविद्यालय में अदा करनी दी जाए और इसी को लेकर उन्होंने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बार फिर से ये मांग गहरा रही है कि जुमे की नमाज जो है करने दी जाए और इसको लेकर कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर?
देखिए, मैं बिल्कुल बता दें आपको कि मामला ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बांका विश्वविद्यालय का है, जहां पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जानी थी और नमाज को लेकर के रोक लगाई गई, जिसके बाद से ही विवाद जो है उत्पन्न होता चला गया। यानी कि आपको बता दें कि 16 फरवरी को शिवाजी की जयंती हुई थी। उस जयंती के अवसर पर एक वार्डन ने जब शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए छात्रों ने आगे बढ़े और वहां पे उनकी मूर्ति को लगाने का मतलब लगा करके उन्हें माल्यार्पण करने का प्रयास किया, तो वहां उन छात्रों को रोक दिया गया था, जिसके बाद से विवाद उत्पन्न हो गया था शिवाजी की मूर्ति को लेकर के। और सभी छात्र जो है आंदोलित हो गए थे और एबीपी के जो छात्र थे वो पहुंच करके वहां पे प्रदर्शन करने लगे थे, कुलपति से मांग किए थे। उसके बाद ये मामला निकल के सामने आया था कि हॉस्टल में नमाज अदा की जाती है और नमाज अदा करने को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी। इसके बाद कुलपति ने एक लोगों से अपील की कि कैंपस के अंदर किसी प्रकार से कोई नमाज अदा नहीं करेगा और नमाज ना अदा करने को लेकर के ये एक नोटिस जारी की थी। इसके बाद से जब शुक्रवार को इस शुक्र नमाज अदा होनी थी, तो उसके बाद वहां पे जो वार्डन थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये विवाद जो है गर्माता चला गया और जो छात्र जो है नमाज अदा कर रहे थे अपने कमरे में, उनको रोका गया है और उसको लेकर के अब वहां पे विवाद जो है उत्पन्न हो गया। छात्रों ने ज्ञापन दिया है कुलपति को कि नमाज जो है कैंपस के अंदर अदा की जाए। इसको लेकर के लगातार विवाद जो है बना हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए, जब इस तरीके का विवाद उठता है तो कहीं ना कहीं दो गुटों में छात्र बढ़ जाते हैं और इसको लेकर माहौल खराब होता है कहीं ना कहीं। उसको लेकर प्रशासन कितना गंभीर नजर आ रहा है विश्वविद्यालय का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। जब शिवाजी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया जा रहा था वहां पर नोटिस जारी किया था और वहां किसी प्रकार से कोई विवाद न उत्पन्न हो, उसको लेकर के बातें कही थी। अब दूसरी बात सामने निकल के आती है कि नमाज अदा करने वाली बात, जहां पर छात्रों को रोका गया है कि नमाज जहां ना अदा की जाए, जहां जो सार्वजनिक स्थल है उस जगह पे किया जाए जहां पे और नमाज होती जाती है, यानी कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने की अपील की गई थी। लेकिन छात्र उग्र हैं और उनका कहना है कि हम लोग नमाज जहां अदा करते चले आ रहे हैं वहीं अदा करेंगे। इस बात को लेकर के विवाद जो है गर्माता चला जा रहा है। यानी कि प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाए हुए हैं और साफ तौर पे कहना है उनका कि कोई इस तरीके से प्रोग्राम गठित नहीं होंगे या ना रामायण पढ़ी जाएगी ना ही नमाज अदा की जाएगी। तो इस तरह कैंपस के अंदर ये कार्यक्रम ना उत्पन्न हो तो बेहतर होगा। और प्रशासन को ये भी कहना है कि छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई करें सिर्फ। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा का मंदिर है और ऐसे में शिक्षा के लिए ही सभी छात्र वहां पर रहते हैं। फिलहाल क्या प्रशासन का फैसला होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, यूपी परिवहन निगम 2 एआरएम निलंबित। यूपी परिवहन एमडी संजय कुमार ने कार्रवाई की है। प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का फजलगंज राजेश कुमार निलंबित। 15 यात्री बिना टिकट पकड़े जाने पर यह कार्रवाई हुई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार विनय नगर डिपो वाराणसी क्षेत्र निलंबित। वित्तीय अनियमितता और मुख्यालय के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। तो 15 यात्री ऐसे जो कि बिना टिकट के ही पकड़े गए यात्रा करते हुए, और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार विनय नगर डिपो वाराणसी क्षेत्र को निलंबित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितता और मुख्यालय के निर्देशों का पालन न करने पर यह कठोर कार्रवाई की गई है। यूपी परिवहन निगम के 2 एआरएम निलंबित कर दिए गए हैं। लखनऊ से अब खबर, थानों के अंदर और बाहर खड़े वाहन हटाए जाएंगे। लवारिस और सीज की गई गाड़ियों को हटाने का काम होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मड़ियाव थाना और नाका थाना वजीरगंज में खड़े वाहन हटाए जाएंगे। सालों से खड़े वाहन कबाड़ हो रहे हैं। थानों के अंदर जगह न होने से सड़क पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। तो मड़ियाव थाना और नाका थाना वजीरगंज में खड़े वाहनों को अब हटाया जाएगा। इस संबंध में फैसला लिया जा रहा है, जहां थानों के अंदर जगह न होने से सड़क पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। तो थानों के अंदर और बाहर खड़े वाहन अब हटाए जाएंगे। जो वाहन सीज किए हुए हैं या फिर जो लावारिस वाहन है उनको हटाने का काम अब होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी, वाहनों को हटाने की योजना बनाई गई है, किस तरीके से उन्हें हटाया जाएगा, कहां शिफ्ट किया जाएगा, क्या जानकारी?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। खासतौर पर मडियाव थाना, नाका और वजीरगंज थाने ऐसे हैं जो सड़क के किनारे थाने हैं। ऐसे में लावारिस और तेज गाड़ियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो दस्तों से वहीं पर सीज होकर खड़ी है, वो कबाड़ में तब्दील हो गई है। ऐसी स्थिति में उन गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा किया गया, जिससे जाम की स्थिति जो है बनी रहती है उन तमाम। और उसके अलावा थाने के अंदर और बाहर जगह की कमी हो गई, जिसको देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं कि थानों के अंदर और बाहर खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनको हटाकर जो है आरआर भेजा जाए, या फिर उनका जो है अगर कोई वारिस नहीं है तो ऐसे में उन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए। कहीं ना कहीं जब ये गाड़ियां वहां से हटाई जाएंगी तो बेहतर व्यवस्था थानों के अंदर और बाहर होगी, वाहन खड़ी करने की जगह होगी, जिससे कि जनता को भी परेशानी नहीं होगी और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनको भी विशेष रूप से सुविधा मुहैया हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं ये निर्देश जारी हुए, उसके बाद अब खाका तैयार किया जा रहा है कि जितनी लावारिस गाड़ियां हैं जो 5 साल से ज्यादा थानों में खड़ी हैं या 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और वो गाड़ी चीज है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में उनको अब जो है नीलामी की प्रक्रिया में लाया जाएगा, उन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा और जो कबाड़ हो चुकी गाड़ियां हैं उनको आरआर भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए जल्द ही ये पूरा कार्य किया जाएगा आदेशों के अनुसार। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। लखनऊ से ही अगली खबर, राजधानी में ट्रैवल एजेंसियों के बहाने चल रहे हैं अवैध बस अड्डे। लखनऊ में करीब 550 ट्रैवल एजेंसी हैं रजिस्टर्ड, जहां 25 रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियां बसों का संचालन करती हैं। हर महीने करीब 80 लाख से ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है। आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर और पॉलिटेक्निक जैसे इलाकों में धड़ल्ले से ट्रैवल एजेंसी चल रही है। ट्रैवल एजेंसी पर कार्रवाई करने के लिए एआरटीओ ने अपनी कमर कसी है। तो आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर, पॉलिटेक्निक जैसे इलाकों में धड़ल्ले से ट्रैवल एजेंसी चल रही है। ट्रैवल एजेंसी पर कार्रवाई करने के लिए एआरटीओ ने अपनी कमर कसी है। तो राजधानी में ट्रैवल एजेंसियों के बहाने अवैध बस अड्डे चल रहे हैं। लखनऊ में करीब 550 ट्रैवल एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं। 25 रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियां बसों का संचालन करती हैं। हर महीने करीब 80 लाख से ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिजनौर में चांदपुर हल्दौर मार्ग पर कूलर की जाली बनाने की एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने प्लाई फैक्ट्री के टैंकरों से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बता दें, पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। किसकी हो? तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कूलर की जाली बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें बताया जा रहा है कि आग लगी है और आग बेहद ही भीषण थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुब्बार है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया है। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें, थाना आवागढ़ क्षेत्र में नशेड़ी बदमाश ने सरकारी बियर के ठेके की दुकान में घुसकर सेल्समैन के साथ मारपीट की। वहीं दबंगई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। तो हाथापाई करता हुआ ये वीडियो, जहां नशेड़ी बदमाश की दबंगई दिखी है इस वीडियो में। सीतापुर से अब खबर, महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। दबंगों ने महिला को घर में घुसकर गोली मारी। गाली गलौज के बाद साथियों के साथ महिला के घर पहुंचे दो भाई। हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। महौली कोतवाली क्षेत्र के कुसैला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों ने महिला को घर में घुसकर गोली मारी है। ये बताता है कि दबंगों में कोई खौफ प्रशासन का नहीं है, खाकी का कोई खौफ नहीं है। जहां महिला की हत्या के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। दबंगों ने महिला को घर में घुसकर गोली मारी। गाली गलौज के बाद साथियों के साथ महिला के घर पहुंच गए दो भाई और हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। उससे पूछताछ जारी है। महौली कोतवाली क्षेत्र के कुसैला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि अब कोई घर में भी सुरक्षित नहीं है। जहां महिला को घर में घुसकर गोली मारी गई है और महिला की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सब पूरे मामले को लेकर
मौके से पुलिस ने एक अपराधी को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा कृत्य क्यों किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, महिला की हत्या की गई है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सीतापुर के मोहल्ली थाना क्षेत्र के कुसहला गांव का मामला है। यहाँ पे बीती रात एक युवक शराब के नशे में घर के बाहर गाली गलौज करता है, जिसका वो मृतक महिला ने उस वक्त विरोध किया। इससे नाराज युवक अपने घर से असलहे के साथ अपने कुछ और साथी और अपने भाई को लेकर आया और उसने बिना कुछ सोचे महिला पे फायर कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हालांकि लोगों की मौजूदगी की वजह से और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है, जिसके बाद एक युवक को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि आरोपी युवक तो उसी गांव के रहने वाले हैं और पुलिस का कहना है मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। बिल्कुल, सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस का कहना है कि एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अन्य साथी जो कि उसके साथ इस हमले के दौरान वहां पे मौजूद थे, उन सब की तलाश की जा रही है। वो सब अभी फरार है, लेकिन जल्द ही सबकी गिरफ्तारी होगी। और इस घटना से इस इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। बागपत से अब खबर, पुलिस कस्टडी में रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कस्टडी में अपराधी ने रील बनाई है। रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। हथकड़ी वाले हाथ से सिगरेट के कश लगाते रील बनाई गई है। अपराधी के पास बैठा सिपाही मुस्कुराता नजर आया है। पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए जाते समय ये वीडियो बनाया गया है। बागपत कोतवाली पुलिस कस्टडी में रील बनाई गई है। तो पुलिस की गाड़ी के अंदर ही अपराधी जो है पूरी तरीके से मौज में नजर आ रहा है, जहां वो रील बना रहा है और पास में बैठा सिपाही महज मुस्कुरा रहा है। हाथ में हथकड़ी है, बावजूद इसके रील बना रहा है। अपराधी मुस्कुरा रहा है। बताया जा रहा है मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और इस दौरान उसने रील बनाई है। पुलिस का खौफ तो दूर की बात है, किस तरीके से इस पुलिस की ही गाड़ी में बैठकर ये कश लगाता नजर आ रहा है और रील भी बनाई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी, कहां का ये पूरा मामला है और किस तरीके से अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया है? क्योंकि अधिकारियों की ही गाड़ी में अगर अपराधी इस तरीके से कश लगाएगा, रील बनाएगा, तो क्या संदेश जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार अपराधियों पर वे कहर कर टूट रहे हैं, लेकिन बागपत के अंदर एक जो रील बनी है, एक अपराधी सिगरेट पी रहा है, मेडिकल के लिए जा रहा है, जिस पर बहुत संगीन धाराओं पे मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसमें 354 खैर नाबालिगों को छेड़ने पे 147, 148, 523 जैसे मुकदमे दर्ज है और उसको मेडिकल ले जाते हुए हाथों में सिगरेट और पुलिस वाले भी इसके साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अपराधी की बागपत पुलिस के लिए। ये आपको देखने लगेगा कि जो आज न्यूज़ वन इंडिया चैनल इस खबर को दिखा रहा है, आप देखा जाएगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है, बागपत के जो नए एसपी हैं अर्पित विजय वर्गीय, उन्होंने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया और एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से एक गलत संदेश जा रहा है कि अपराधी ही अधिकारियों की गाड़ी में इस तरीके से बेखौफ है और कहीं ना कहीं खाकी पर से विश्वास लोगों का उठ जाता है जब इस तरीके के कृत्य जो हैं सामने आते हैं, इस तरीके की हरकत जब बदमाशों की तरफ से की जाती है, अपराधियों की तरफ से की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये जो अपराधी है वो इश्क की गलियों में बदनाम गाने पर रील बना रहा है और देखिए इसमें साफ लिखा है बागपत किंग, और ये किंग लिख रहा है, लेकिन अधिकारियों की शह कहीं ना कहीं इसको किंग दिखा भी रही है। बढ़ते आगे, कानपुर से अब खबर, युवक पर चापड़ से जानलेवा हमले का ये पूरा मामला है। हाईटेक पुलिस से 4 कदम आगे चल रहे हैं आरोपी। पुलिस की 2 टीमें गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। महज एक आरोपी को जेल भेज सुस्त पड़ी है पुलिस। धर्मेंद्र नागर, राहुल धोबी, पिंटू यादव अब तक फरार है। ओम निहाल की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है घायल विवेक।
तो धर्मेंद्र नागर, राहुल धोबी, पिंटू यादव अब तक फरार है। अस्पताल में भर्ती है घायल विवेक। ओम निहाल की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है घायल विवेक की। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला है, जहां हाईटेक पुलिस से 4 कदम आगे आरोपी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र संजयपुरी से युवक के अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने सकुशल युवक को बरामद किया। बता दें, प्रेमिका ने शादी से इनकार किया तो सिरफिरे आशिक ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। वहीं डीसीपी ग्रामीण खुद मौके पर पहुंचे। आधी रात तक गन्ने के खेतों में कॉम्बिंग कर युवक को सकुशल बरामद किया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। देखिए, जहाँ तक अभी प्रथम दृष्टया बात यह है कि हम लोगों ने जो लड़के की माता जी ने सूचना दी थी कि लड़के का अपहरण हो गया है, कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण किया है। अभी हम लोगों ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया है यहाँ पे, और लड़का अब किसी दूसरे से चैटिंग भी कर रहा था। लड़का सकुशल है, किसी तरह की कोई विषम स्थिति नहीं है। अब लड़के से बातचीत की जा रही है कि किन परिस्थितियों में क्यों वो वहाँ से गया था। सर, क्या मामला ये संदिग्ध माना जा रहा है? सर, देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे की छानबीन के बाद ही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।